नमस्कार, मी प्रशांत मोहन गुरव तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत करतो मधाली प्रोडक्शनच्या गप्पा गोष्टी आणि मोटिवेशन या कार्यक्रमात. आज आपल्याला भेटायला आलेल्या मॅडम या आर्ट अँड क्राफ्ट टीचर आहेत. त्या केवळ 28 वर्षांच्या आहेत आणि त्यांना भारतभूषण प्रदान करण्यात आलेलं आहे. त्यांचं लिम्का बुकमध्ये नावही नमूद आहे. भेटूया तर मग आरती शर्मा यांना. नमस्कार मैम. नमस्ते सर. आपका स्वागत है हमारे गप्पा गोष्टी और मोटिवेशन इस कार्यक्रम में. मैम, सर्वप्रथम मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने हमारे निमंत्रण को मान देते हुए आप यहाँ पे आए और हमारे इस कार्यक्रम में आप सहभागी हुए. तो मैम, थोड़ा सा अपने बारे में हमें कुछ बताइए. मैं आरती शर्मा हूँ. कला और पर्यावरण को मैं बहुत सपोर्ट करती हूँ. बेसिकली मैं आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर हूँ. फैमिली से मुझे इस चीज़ के लिए बहुत सपोर्ट मिला है. जितना वो लोग दे सकते तो उससे ज़्यादा उन लोगों ने किया है. क्या बात है. स्टाफ हो या वो फ्रेंड सर्कल हो, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया है. तो मुझे इस फील्ड में आने के लिए जो एक बोलते हैं ना, आर्ट को लोग इतना ये नहीं करते, वैल्यू नहीं देते स्टडी के मुकाबले. तो थोड़ी डिफ़िकल्टीज आई हैं और नॉर्थ साइड से होने के कारण तो थोड़ा इस फील्ड में डिफ़िकल्टीज ऐसी थी कि लोग चाहते थे कि न जाए कोई. हाँ, मतलब आर्ट एंड क्राफ्ट में या लोग उसको इतना ये नहीं देते, इम्पोर्टेंस नहीं देते जितना स्टडी को देते हैं. तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट था. समाज से लड़ना, लाइक अभी लड़की है, अरे इतने दूर दूर कॉलेज जाएगी, कैसे होगा, कैसे सब मैनेज करेगी, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा. या तो मैम, ये आप अभी कह रहे थे कि आप आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर हो. तो जैसे कि आपने कहा कि कुछ ना कुछ तो चैलेंजेस आ रहे हैं उसमें या फिर आ रहे थे, तो आपने ये सब ओवरकम कैसे किया और आपने अभी तक का जर्नी कैसे कंटिन्यू किया, तो इस बारे में थोड़ा सा बताइए. सर, फैमिली सपोर्ट होना तो इंसान बहुत कुछ कर लेता है. क्या बात है. या फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी होता है हर चीज़ में. और मुझे ऐसा लगता है मैंने जिस जिस स्कूल में काम किया है वहाँ पे मुझे प्रिंसिपल्स का काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला है. मेरे जितने प्रिंसिपल्स रहे हैं जिनके साथ मैंने काम किया, वो स्टाफ हो, शायद मुझे ऐसा लगता है मेरा पोलाइट नेचर होने के कारण या क्या था, आई डोंट नो, बट काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला है. इवन मैं जिन बच्चों को सिखा रही हूँ आज भी, मुझे पेरेंट्स का भी काफ़ी अच्छा ये मिलता है कि फीडबैक काफ़ी अच्छा होता है. तो इन लोगों ने जितना सपोर्ट दिया है ना, तो चीज़ें आसानी से हो जाती है. नाइस नाइस मैम. मैम, आपका स्केचो एक्टिविटी सेंटर करके आपकी संस्था है या फिर इंस्टीट्यूशन है, हम बोल सकते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप हमें बताएं. सर, एक्चुअली ड्राइंग के लिए मेरा जो एक था कि मुझे ड्राइंग फील्ड में कुछ करना है. करते करते फिर जब एक जॉब मिली, उसके बाद ऐसा था कि खुद का एक कुछ चालू करना चाहिए, तो ना खुद की भी एक संस्था हो. देन फिर मैंने डिसाइड किया नहीं, कुछ हट के नाम होना चाहिए. सब सेम नाम रखते हैं, कुछ अलग सोचते हैं. देन मैं और मेरा एक फ्रेंड, हमने बैठ कर डिसाइड किया कि अब हम इसको कोई एक नाम देते हैं. चलो फिर हम कुछ स्टार्ट करें. मतलब आपकी एक्टिविटीज तो चल ही रहे थे बट उसको नाम नहीं था. नाम नहीं था. तो मेरे एक फ्रेंड ने ऐसे जस्ट उसने स्केचिंग तो करती रहती है, तो चल हम लोग इसको नाम देते स्केचो. राइट. या तो हमने वो स्केचो नाम दे दिया. आज भी बहुत लोगों को डाउट होता है ये स्केचो मतलब होता क्या है, बट हमने वो स्केचिंग का हमने वो एक स्केचिंग के ऊपर से उसका नाम स्केचो दे दिया. एंड टचवुड हमने स्केचो के जहाँ जहाँ पे भी ब्रांचेस चालू किए सर, हमें ऐसा कभी भी प्रॉब्लम नहीं आया कि अरे महीने में चलो हमसे बैठे हैं, रेंट पे कर रहे हैं. हमें आराम से इजीली 10-20 एडमिशन इजीली मिल जाते हैं. वो आई डोंट नो भगवान का ये है या हमारे सिखाने का काफ़ी अच्छा ये है कि वो टचवुड बच्चे आ जाते हैं. स्केचों को भी लोगों ने काफ़ी सराहा है. आप सोशल मीडिया पे देखो या फिर वो न्यूज़ चैनल्स हो या कहीं पे भी आप देखो, आपको स्केचों का काफ़ी अच्छा फीडबैक मिलेगा. मैम, आपका इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पेज या फिर कुछ स्केचों का कुछ है, आप अगर हमें बताएं. फेसबुक और इंस्टा दोनों पे भी आप स्केचो करके सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा. एंड काफ़ी अच्छा उसका ये है. ओके मैम, ये स्केचो एक्टिविटी सेंटर में एक्चुअली होता क्या है, मतलब आप क्या पढ़ाते हो, मतलब लोग किस तरह से इसे देखते हैं, तो इसका थोड़ा. एक्चुअली मेरा पहले से थॉट प्रोसेस था कि मुझे आर्ट स्कूल चालू करना है. आर्ट स्कूल चालू करना है, क्या बात है. बट उतने फंड्स मेरे पास नहीं है और उतना सपोर्ट नहीं है कि मैं एक आर्ट स्कूल चालू कर सकूं. तो मैंने एक छोटे अलग अलग जगहों पे स्केचों के छोटे क्लासेस चालू किए जहाँ पे 40 बच्चे सीखते हैं. एंड बेसिकली हम उसको 40 स्टूडेंट्स आर देयर. या एंड यू नो अब बहुत काफ़ी अच्छा लगता है जब वो यूनिफॉर्म के साथ बच्चे बाहर निकलते हैं ना.
तो लोगों को लगता है कोई तो स्कूल चल रहा है अंदर, कि इतने सारे बच्चे सेम यूनिफॉर्म में जा रहे हैं। तो वो काफ़ी अच्छा लगता है कि लोग, हम लोग कोई भी कॉम्पिटिशन्स में भी जाते हैं ना, तो सेम यूनिफॉर्म में जब लोग बच्चों को देखते हैं ना, अरे वाह, एक ही ड्राइंग क्लासेस के इतने बच्चे हैं। एंड सर, कोविड के पहले अराउंड मेरे पास 300 के ऊपर बच्चे थे, मेरे ब्रांचेस सब, काफ़ी अच्छा था ये। एंड स्केचों में हम लोग बेसिकली बच्चों को बेसिक टू एडवांस लेवल, इवन मेरे पास 30 के ऊपर के लोग भी आते हैं जो ड्राइंग में काफ़ी इंटरेस्टेड है, बट उन्होंने कभी सीखा नहीं होता है, तो वो भी आते हैं, हम उन्हें भी काफ़ी अच्छा गाइड करते हैं। वॉल पेंटिंग से लेके एवरीथिंग, मेरे स्टूडेंट्स को आप किसी को भी खड़ा करो जो 15 साल के ऊपर है, वो वॉल पेंटिंग से लेके स्केचिंग हो या कुछ भी हो, वो आपको काफ़ी अच्छा करके दिखा सकता है। क्या बात है। या मैम, ये स्केचों में जैसे आपने बोला कि वॉल पेंटिंग है, इस तरह के और क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं? जैसे कि आपने हमारे डिस्कशन में कहा था कि कुछ कॉफ़ी पेंटिंग भी आप सिखाते हैं। बेसिकली मैं मोस्ट ऑफ इंडियन आर्ट फॉर्म्स को बहुत सपोर्ट करती हूँ। जैसे मधुबनी आर्ट हो गया, वारली हो गया, पिछवाई हो गया, मंडाला हो गया, ये सारे आर्ट फॉर्म्स बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है। मतलब ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स हैं। मैं काफ़ी उनको सपोर्ट करती हूँ, और ये बच्चों को नहीं पता होता, बिकॉज आर्ट फील्ड में ना सर कुछ टॉपिक्स हैं जिनको ही काफ़ी इंपॉर्टेंस दिया गया है। जैसे कि मैम, जैसे कि फ्री हैंड हो गया, ज्योमेट्री हो गया, मेमोरी हो गया, सिर्फ यही बच्चों को इतना ही पता होता है स्कूल लेवल में। बट उसके आगे का उनको नहीं पता होता। एंड बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं ना जो ये सिखाने के लिए सर ना वो काफ़ी हाई पैसे लोगों से लेते हैं। बट मेरा ऐसा था कि बच्चों को ये सब पता होना चाहिए, और हम उनको क्यों ना कम में सिखाएं। एंड कोविड के पहले तक ऐसा था कि मैं स्कूल के पोर्शन से बंदी होती थी कि मुझे इतना ही सिखाना है, इतना ही सिखाना, मैं उतना ही सिखा सकती हूँ। बट कोविड में जब उसके बाद लॉकडाउन आया और ऑनलाइन सब चालू हुआ, तब मेरे को बहुत फ्रीडम मिल गया कि मैं अपने हिसाब से सिखा सकती हूँ बच्चों को, मुझे पोर्शन के पीछे नहीं भागना है। दैट टाइम मैंने स्टार्ट किया कि मैं बच्चों को मंडाला भी सिखाऊंगी। मंडाला से स्ट्रेस कम होता है सर, एंड ड्यू टू कोविड बहुत लोगों को मंडाला से स्ट्रेस कम होता है, मतलब इसका उसमें जो पैटर्न्स होते हैं ना सर, जब हम उसको ड्रॉ करने बैठते हैं ना, तो हम उसमें इतने रम जाते हैं ना कि हम अपना जो भी टेंशन है वो हम भूल जाते हैं। एंड ड्यू टू कोविड लोगों को बहुत स्ट्रेस था, सबकी जॉब चली गई थी, यहाँ वहाँ प्रॉब्लम्स, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। बट जब मंडाला लोगों ने करना चालू किया, मैं देखती थी ना मेरे साथ जब बच्चे ऑनलाइन में सीखते तो पीछे से माँ बाप भी ड्रॉ करते थे। एंड मुझे वो देख के बहुत अच्छा फील होता था कि जब मैं स्कूल में सिखाती थी ना सर, तो सिर्फ बच्चों को सिखाती थी, बट मम्मियाँ नहीं सीख रही थी। बट जब मैंने कोविड में सिखाना चालू किया तो पीछे से मॉम डैड जो भी फ्री है वो भी सीखते थे। मुझे वो काफ़ी अच्छा लगता था। एंड स्कूल में अगर मैं किसी एक बच्चे को सिखा रही हूँ, बट कोविड में सर उसके भाई बहन भी बैठे हैं ना, वो भी सीख रहे थे मुझसे। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि मैं अलग अलग आर्ट फॉर्म्स बता रही हूँ और वो इतने लोग सीख रहे हैं। धीरे धीरे जब मैंने अलग अलग आर्ट फॉर्म्स चालू किए तो लोगों को काफ़ी अच्छा लगा वो, और लोगों ने बहुत सराहा उस चीज़ को कि हमें इतना पता ही नहीं था कि आर्ट फॉर्म्स के भी इतने सारे पैटर्न्स हैं। दे डोंट नो, मतलब उनको पता है तो वो लोग रेस्टोरेंट्स में देख रहे हैं या कहीं पे भी देख रहे हैं ऐसे पेंटिंग, दे डोंट नो, उनको नहीं पता होता था। बट अब बच्चों को बहुत सारे पेंटिंग्स पता है, जिसमें से मैंने एक यूनिक रखा था कॉफ़ी पेंटिंग। कॉफ़ी पेंटिंग मेरा एक कंसेप्ट था सर, मेरे पास मैं बहुत सारे रूरल एरियाज में भी जाके बच्चों को सिखाती हूँ। तो उन बच्चों के पास ना सर मटेरियल नहीं होता है, मतलब पेंट हो गया या ब्रश हो गया, उनके पास कुछ नहीं होता सर। तो हम सबको नहीं प्रोवाइड कर पाते, हम कुछ लोगों को प्रोवाइड कर पाते थे अपनी तरफ से जो करते हैं। एक लिमिटेशंस होती है। तो मैंने डिसाइड किया कि नहीं, इनको भी हम कुछ ऐसा सिखाते जो इनके बजट में भी हो। और जैसे मैंने आपको बताया मैं पर्यावरण को सपोर्ट करती हूँ, तो मैंने बोला कॉफ़ी बेस्ट ऑप्शन है कि हम उसको खाते पीते भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। या एग्जैक्टली। एंड कॉफ़ी 2 रुपये में सर आ जाती है, आप छोटा पैकेट ले लो, उसमें हम 2 पेंटिंग इजीली बना सकते हैं। मतलब पानी वगैरह मिला के, पानी मिला लो, आपको लाइट करना है तो आप ज़्यादा पानी ले लो, अगर आपको डार्क कलर रखना है तो आप उसमें कम पानी मिलाइए। मैंने बच्चों को अलग अलग वे में कॉफ़ी पेंटिंग्स बतानी चालू की, एंड बच्चे काफ़ी खुश हुए कि मैम हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम कॉफ़ी से भी पेंटिंग कर सकते हैं। एंड मैंने जब रूरल एरियाज में जाके ये सब लेना चालू किया तो वहाँ के बच्चों को काफ़ी अच्छा लगा कि वाह, हमने बिना कलर के भी कुछ बनाया, हमारे पास नहीं था मटेरियल फिर भी हमने कुछ बनाया। तो वो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। एंड हमारे इंडिया में कॉफ़ी पेंटिंग इतने चलन में नहीं है, तो जब बच्चों को धीरे धीरे सब, और बच्चे अपने मॉम डैड को भी बताते हैं कि हमने
इससे हमने किया, तो मॉम डैड के लिए भी वो काफ़ी यूनिक था कि नहीं चलो कुछ अलग है ये भी। हाँ, लेकिन ये कॉफी पेंटिंग का लाइफ, जैसे कि हम कलर मतलब पेंट्स यूज करते हैं, मतलब काफी सारे पोस्टर और ये सब, मतलब बहुत सारे टाइप्स होंगे उसमें। जैसे कॉफी पेंटिंग करेंगे तो वो भी लाइफ टाइम रहता है या फिर एज ज्यादा रहता है? नहीं, सेम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके ओके ओके, नाइस नाइस, काफी अच्छा है इट्स अ सर। बेटर ऑप्शन है, राइट? मतलब सस्ते में भी है और आप काफी अच्छा easily available एंड है, समथिंग वो right? कुछ यूनिक भी है सर। राइट राइट राइट, और ऑल्सो इट माइट स्मेल्स गुड। अरे सर, जब हम कॉफी पेंटिंग करने बैठते हैं, लाइक यू नो, इतना प्यारा लगता है वो रूम में जो स्मेल आती है ना सर, सुपर, मतलब काफी अच्छा लगता है। राइट मैन, बहुत बहुत। और वो 2-3 दिन तक क्लासरूम में उसका वो रहता ही है, मतलब अरोमा वो रहता ही है, राइट एग्जैक्टली, बहुत अच्छा लगता है। राइट राइट, या नाइस। मैम, जैसे कि आपने कहा कि अभी आप इतना सब कुछ पढ़ाते हो और काफ़ी सारे बच्चे आपके पास आते हैं, सीखते हैं, पेरेंट्स आते हैं आपके पास, सीखते हैं, और शायद वो छुप छुप के सीखते हो कि मतलब ऑनलाइन क्लासेस चल रहे, चलो बच्चा तो सीख ही रहा है, हम भी सीख लेंगे। मैम, लेकिन आप इतने लोगों को मोटिवेट कर रहे हो, प्रेरणा दे रहे हो, तो आपका प्रेरणा स्थान कौन है? मतलब बचपन से, या फिर जैसे कि आपने कहा कि मैं आर्ट और क्राफ्ट टीचर बनना चाहती थी पहले से ही, तो आपको किसने इन्फ्लुएंस किया था, किस चीज़ ने? और ऐसे पहले से मैं आर्ट में बहुत बहुत खराब थी, बहुत खराब। बट मेरी जो दीदी हैं वो काफ़ी अच्छी थी आर्ट में, शी इज़ ऑल्सो टीचर, वो काफ़ी अच्छी थी। तो उसके बुक्स में जब हम लोग वो 10 में से 7 मार्क्स देखते थे एंड वेरी गुड देखते, तो बहुत ऐसा फील होता था, अरे इसको इतने मिले और मुझे नहीं मिले। तो आर्ट एंड क्राफ्ट में हाँ, दीदी को काफ़ी अच्छे हाँ। मार्क्स मिलते, मुझे नहीं मिलते, तो मैं बहुत कंपटीशन रखती थी, अरे इनको अच्छे मिले, मुझे क्यों नहीं मिले। दीदी के साथ? या दीदी के साथ काफ़ी मेरा होता था। तो उसके जैसे होते थे ना फिगर्स, वो जो भी बनाती वो काफ़ी अच्छे फिगर्स बना लेती थी। तो मेरे तो फिगर्स बहुत ख़राब होते थे, लाइक मेरे हाथ तो वो शोल्डर से कुछ अजीब ही बनते थे। तो मैं दीदी का देख के मैंने फॉलो करना चालू किया, एंड जो वो बनाती थी सेम एज इट इज़ मैं घर पे 2-3 बार ट्राई करती थी। बट मैं जब 7th में गई ना, तो धीरे धीरे मैंने देखा कि मेरे ड्राइंग में इम्प्रूवमेंट है, एंड मैं दीदी से बेटर करने लगी थी। ओके, नाइस। फिर स्कूल में मेरे जो ड्राइंग टीचर थे खोत सर, सतीश कोच सर, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया कि हम लोग म्यूनसिपालिटी स्कूल से थे, फिर भी सर ने काफ़ी जगहों पे मुझे अलग अलग जगहों पे कॉम्पिटिशन्स में भेजा। तो इससे जाने से ना मेरा मोटिवेशन बढ़ता गया, नहीं मैं अच्छी हूँ इसीलिए सर मुझे भेज रहे, मुझ में वो एक आने लगा कि नहीं मैं अच्छी हूँ, मैं कर रही हूँ अच्छा, सर भेज रहे। आपका स्कूल कहाँ पे हुआ है? मेरा थाना में है, थाना में, राजेंद्र पाल मंगला स्कूल। ओके। और वहाँ से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिला, बहुत मिला था नहीं। सर। और जब मैंने एलिमेंट्री इंटरमीडिएट एग्ज़ाम दी, C ग्रेड आया था सर, बट था कि मैं पास हो गई हूँ। तो ये जो था ना सर, वो काफ़ी अच्छा ये था। और सर आज भी मतलब काफ़ी मोटिवेट करते हैं सर, तो थाने जिला के अध्यक्ष हैं, फिर भी सर काफ़ी सपोर्ट करते हैं आज भी। मतलब मैम, आपने बहुत मेहनत ली है यहाँ तक पहुँचने के लिए, मतलब दीदी को कॉपी किया है। तो इसका श्रेय उनकी दीदी को भी जाता है कि मतलब कंपटीशन करते हुए मैम अभी यहाँ तक पहुँच गए कि मैम अभी पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं ये सब चीज़ें। तो इस बात के लिए आपको हैट्स ऑफ है मैम। थैंक यू। मैम, जैसे कि आपने कहा कि आप गांव-गांव में जाके बच्चों को पढ़ाते हो, मतलब उनके पास मटेरियल होता है, नहीं होता है, आप अगर आपके हिसाब से आप प्रोवाइड करते हो मटेरियल, या फिर कुछ ना कुछ तो मैनेज करके उनकी तरफ ये सब चीज़ें पहुंचाते हो कि मतलब आर्ट है, क्राफ्ट है, या फिर मिट्टी से कुछ बनाना है, या फिर पेंटिंग करना है, तो ये सब चीज़ें ये सारा कुछ सोशल वर्क के अंदर आता है, जैसा हमारा नॉलेज है। हाँ। तो ये इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिलते हैं, और ये आपने क्यों शुरुआत की, और ये आप क्यों कर रहे हो? जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं भी गवर्नमेंट स्कूल से थी, तो मुझे भी कुछ चीज़ों की लिमिट थी, एंड घर में सिर्फ डैडी कमाने वाले, तो हम 4 बहनें थे, भाई छोटा। तो मैंने भी देखा था कि हम भी बहुत कम में सब अपना कर लेते थे, चला लेते थे, जैसे चलता था वैसे चला लेते थे। इवन कॉलेज में भी मुझे अगर ना बहुत सारे कलर के शेड्स मेरे पास नहीं होते थे, तो दैट टाइम हम अपने फ्रेंड्स लोगों से मांग लेते थे शेड्स कि दे दो। तो मैंने जो फेस किया था, मुझे पता है कि वो बच्चे तो मुझसे ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, तो उसके लिए जितना मुझसे हो सकता था वो मैं अरेंज करते थे। आइदर जो मेरे सर्कल में लोग हैं, अगर मैं किसी को बोलूँ कि नहीं ये चीज़ अरेंज कर दो, मुझे ये इवेंट करना है बच्चों के लिए, तो ऐसे बहुत सारे पॉलिटिशियंस भी होते हैं, मतलब जिनको ऐसा लगता है करते हैं सपोर्ट, तो उन लोग मुझे हॉल प्रोवाइड कर देते थे कि नहीं मैम चलो हमारी तरफ से आपके लिए हॉल है, मटेरियल में आपको क्या चाहिए मैम हम आपको प्रोवाइड कर देंगे।
तो ऐसे बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं या फिर जिन्हें ऐसा लगता है सोशल वर्क करना चाहिए, बहुत सारे लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है ऐसी चीज़ों के लिए कि नहीं आपको मिट्टी चाहिए, शाडू मिट्टी चाहिए, बच्चों को गणपति सिखाना है। क्या बात है। इस साल कोविड में मैंने अनाथ आश्रम से लेकर बाल सुधार गृह में जाके अराउंड मैंने 750 लोगों को गणपति बनाना सिखाया। क्या बात है। या एंड बाल सुधार गृह में जाना बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था सर। मैं ओल्ड एज होम में भी जब गई थी ओल्ड लोगों को सिखाने के लिए गणपति, दैट टाइम भी ऐसा था कि चैलेंजेस थे सर कि बुजुर्ग लोगों से मिट्टी से करवाना, उनको बिठाना, बिकॉज वहाँ पे 89 एज के लोग भी थे, वो ठीक से बैठ नहीं पा रहे थे और उनसे करवाना भी एक चैलेंज था। बट उन्होंने भी सर इतने सालों बाद उनके लिए सबसे खुशी होती है सर उनको मिलने को ही आया है। क्या बात। कि जिनको अपने ही बच्चों ने छोड़ दिया होता ना, उनसे कोई मिलने जाए तो उनको वो बहुत खुशी होती है। और जब मैंने उनको सडनली मिट्टी हाथ में दिया ना, तो वो तो एकदम बच्चे बन चुके थे कि नहीं चलो बस अब मस्त मिट्टी में हमें को कुछ बनाना है। एंड लोग लगे थे लाइक गणपति तो नहीं बना, किसी का चपाती बना, किसी का लड्डू बना, किसका क्या बना, बिकॉज उनके हाथ से बहुत एन्जॉय सर। एंड उनमें कॉम्पिटिशन चल रहा था, अरे तुझं कान कसा दिसतोय बघ 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 आणि माझा सोंड बघ कसा दिसतोय। मतलब उनका काफ़ी ये सब चल रहा था कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। जो मैं स्कूल में बच्चों के साथ देखती हूँ, वाह ये लोग भी वैसे ही हैं। तो मुझे पहले लग रहा था अरे बाबा इतने सारे बुजुर्ग लोगों को सिखाना है, मैं कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी। बट सर मुझे उसके बाद ऐसा लगा कि सबके सब बच्चे यहाँ पे हैं। एंड सेम चीज़ मेरा मैं जैसे बोलते बाल सुधार गृह में, वहाँ पे भी सेम चीज़। पहले मुझे ऐसा कि नहीं किस टाइप के बच्चे होंगे, कैसे बच्चे होंगे, हम कैसे सिखाएंगे। बट वो बच्चे भी सब इतने टैलेंटेड ना सर, मेरा सिर्फ सर बना था गणपति का, उनका पूरा गणपति बन चुका था। क्या बात है। एंड इतने अच्छे लेवल के उनके गणपति थे ना सर। एंड मैं कुछ दिनों बाद वापस से वहाँ पे विजिट करने गई ना, तो उन्होंने कलर करके भी रखा था। एंड दे सेड मैम नेक्स्ट ईयर से हम लोग ना खुद का गणपति बना के और हमारे बाल सुधार गृह में बिठाएंगे। क्या बात है। क्या मुझे वो बहुत अच्छा लगा, मतलब कि लाइक अरे वाह, मतलब मैंने सिखाया और इन लोग इतना अच्छा कर रहे हैं। अभी काफ़ी कुछ लोग मेरे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो जापान से आए हुए थे। ओके। एंड उन लोगों को गणपति एग्जैक्टली वो भगवान है या क्या है उनको नहीं पता था। मतलब तो उन्होंने बस ऐसे ही उसके बच्चों के मम्मा लोग ने मुझे बोला कि नहीं आप हमारे बच्चों को भी सिखाइए, आप इतने लोगों को सिखाते हो तो हमारे बच्चों को भी सिखाइए। मैं ठीक है। देन मैंने उनके बच्चों को सिखाना चालू किया। उनके बच्चे अरे एलिफेंट बना रहे हैं हम लोग एलिफेंट क्यों बना रहे हैं। तो मैंने उनको जब स्टोरी बताई तो वो बच्चे भी काफ़ी इंटरेस्ट लेते, ओ ये भगवान है ये। तो वो काफ़ी जापानीज लोगों ने जब वो बनाया था बहुत अच्छा। तो मुझे तो मेरे जो काम जितने भी है ना, इवन मैं आदिवासी पाड़ा में भी जाऊँ या कहीं पे भी जाऊँ, वो भले वो रिच हो या वो गरीब हो, सब लोग बहुत इंजॉय करते हैं। ये जो इवेंट होता है कि मतलब हम लोग इसे इवेंट कहेंगे कि आप कहीं पे जाते हैं और ये सब करते हैं, तो कैसे कि वहाँ पे जाके कुछ बांटना या फिर कुछ देना, मतलब इसके लिए टाइम नहीं लगता। वहाँ पे गए कुछ किया, हाँ थोड़ा बहुत बातचीत कर लिया, सब दे दिया। लेकिन आप जो कहते हैं ये इट इज क्वाइट टाइम कंज्यूमिंग, राइट। मतलब उसको टाइम लगता है, शायद एक पूरा दिन भी लगता हो, राइट ना। तो ये पेशेंस जो है, मतलब आपका इंटरेस्ट है, तो इसके बारे में थोड़ा सा आपके इवेंट के बारे में बताइए, या फिर कुछ आपकी कुछ यादें हो कि आप हम हमारे साथ कुछ शेयर करना चाहें। तो मतलब इवेंट पे क्या होता है, आप क्या पर्टिकुलरली पढ़ाते हो या फिर सिखाते हो, मटेरियल्स वगैरह ये सब तो हो गया, लेकिन इसके बारे में थोड़ा, क्योंकि इट इज टाइम कंज्यूमिंग, राइट। आपका पूरा दिन भी इसमें निकल सकता है। तो इसके बारे में तो आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिलती है और कहाँ से आप ये सब करते हो? एक्चुअली करना थोड़ा सा चैलेंज होता है, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया मैं स्कूल में भी जॉब कर रही हूँ। एंड मेरा स्कूल जॉब लाइक वहाँ की जो सैलरी है वो घर पे देना एंड इन लोगों के लिए भी चीज़ें अरेंज करना, तो मुझे काम करना ही पड़ेगा। क्योंकि मैं सिर्फ अनाथ आश्रम्स में जाके नहीं चल पाता है सर, मुझे उनके लिए भी जब अरेंज करना तो मुझे खुद भी पहले अर्न करना पड़ेगा। राइट। तो जॉब भी बहुत ज़रूरी है और जॉब में भी एक टाइम लिमिट होती है। एंड आप जहाँ पे जॉब कर रहे हो वो हमेशा आपको छुट्टी नहीं दे देंगे, नहीं आपको छुट्टी चाहिए, ये काम करना आप चले जाइए। उनके हिसाब से भी एक लिमिट है या, बट फिर भी सर उनके लिए भी है। तो मेरे लिए भी वो बहुत चैलेंज हो जाता है। ओ शिट, अभी यहाँ से निकल के यहाँ जाना है, फिर ये करना है, फिर वो करना है। तो वो कंटिन्यू दिमाग में चलता रहता है, अच्छा मुझे ये ऐसे करना है, ऐसे मैनेज करना है, चीज़ें अरेंज करनी है, कैसे पहुँचाना है, कितनी जल्दी में मेरा कैसे इवेंट ख़त्म करना है। एंड वो बच्चों को मेरी लैंग्वेज समझेगी या नहीं, बिकॉज मैं आदिवासी पाड़ा में गई तो मेरे मन में तो सबसे पहले ये था कि कुछ बातों में ना कहीं हमारा इंग्लिश निकल के आता है। वो बच्चों को तो इंग्लिश ही नहीं आती है।
अब क्या करेंगे, वो भी होगा कि नहीं, प्रॉपर होगा कि नहीं, वो बच्चों के साथ हमारा कोऑर्डिनेशन बैठेगा कि नहीं, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में होती हैं। फिर भी सब मैनेज करना और वहाँ जाके इवेंट लेना, फिर इवेंट ख़त्म होने तक का जो एक बोलते हैं ना अंदर से डर होता है कि नहीं सब अच्छे से हुआ, कि अरे कोई बच्चा छूट तो नहीं गया, इसको ये चीज़ मिली कि नहीं मिली, कुछ सब कम तो नहीं पड़ गया, अच्छा जल्दी से अरेंज करना है। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, वो सब फिर भी सर हो जाता है। कि कुछ लोग ऐसे कहीं ना कहीं से बोलते हैं ना कि जब हम कुछ अच्छा करने जाते हैं ना कोई आपको सर मिल भी जाता है, ऐसा नहीं कि जो आपको वो चीज़ अच्छे से निकलवा देता है, कि हो जाता है। हाँ, तो वो हो जाता है मैम। और एक चीज़ अभी मेरे ध्यान में आ रही है इसे, कि अगर आप जैसे बोले कि आदिवासी बच्चे हैं, तो ये कुछ रिमोट प्लेस होगी, राइट? मतलब आप वहाँ पे जाते हो, तो इस चीज़ के लिए आपके घर वाले आपको सपोर्ट करते हैं, या फिर इसी कैसे आउट ऑफ कंसर्न, मतलब उनका कुछ तो है कि हमारी बच्ची है इतनी दूर दूर जा रही है और पता नहीं मतलब अजनबी लोगों से मिल रही है, उनको सिखा रही है, तो उनको थोड़ा सा डर लगता होगा या फिर कुछ होगा, मतलब कुछ ना कुछ तो फिक्र रहती है घर वालों को। ये तो डेली ये डेली होता है। लाइक अगर मेरा फोन भी समटाइम अगर मैं लेट हूँ, मम्मा फोन नेटवर्क हो ना हो, हाँ, तो मेरा फोन भी अगर बंद आता है ना तो वो काफी डर जाती है, अरे यहाँ गई थी, कैसे गई थी, किसके साथ गई थी, देन कैसा हुआ होगा, सब कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो गया। और मोस्ट ऑफ मैं अगर ड्राइव कर रही हूँ तो मैं फ़ोन नहीं उठाती, तो उनके मन में चलता ड्राइव क्यों नहीं उठा रहे हैं, गाड़ी से गई थी, कैसे हुआ होगा सब, तो उनके मन में वो हमेशा चलता रहता है। एंड मम्मा का एक कंसर्न रहता है कि इतने दूर दूर काम मत करना, जो यहाँ पे है वही काम कर। मैंने बोला ऐसे नहीं होता, काम आपका जहाँ होगा आपको वहाँ जाना ही पड़ेगा। और अगर आपने कोई काम हाथ में लिया है, तो मेरा ऐसा मानना है कि सर अगर मैंने कोई काम हाथ में लिया है ना तो मुझे वो मुझसे कंप्लीट करना है। मैं दूसरों पर डिपेंडेंट होकर वो नहीं लेती अपने हाथ में काम। और मेरा ऐसा नहीं कि मुझे अर्निंग सोर्स चाहिए कि नहीं पापा ये पॉलिटिशियन मुझे पे कर रहा है, मुझे जाके ये इवेंट करना है, ख़त्म करना है, वो नहीं होता सोर्स। मेरा सिर्फ एक मानना है सर, मुझे ना शिक्षा बहुत मुश्किल से मिली है, तो मैं चाहती हूँ उन बच्चों को मेरे थ्रू ना वो शिक्षा ना बहुत इजीली मिल जाए, मैं सिर्फ उनको वो देना चाहती हूँ, इसलिए भी आपको सल्यूट है मैम। आपको भारत भूषण प्रदान किया हुआ है, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा मुझे बताइए मैम। भारत भूषण सर एक्चुअली ये अवार्ड ऐसा था कि ऑल ओवर इंडिया सर अलग अलग क्षेत्र में जिन्होंने काम किया है, तो उन लोगों को ये प्रोवाइड किया गया था, ये सम्मान मिला था। और मेरे साथ वहाँ पे सबसे यंग, वहाँ पे उस अवार्ड फंक्शन में सबसे यंग मैं थी। क्या बात मेरे लिए वो अवार्ड में जाने लेने के पहले ही ना मुझे ऐसा फील हो रहा था मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड हूँ, बिकॉज इतने सारे लोगों में सबसे यंग होना, वहाँ पे बहुत एजेड लोग थे। और पहले तो मैं थोड़ा डर भी रही थी कि माय गॉड इतने एजेड लोगों के बीच में मैं अकेली। देन फिर मुझे बाद में एक अंदर से फीलिंग आई, नहीं मैं इनके लेवल पे आज हूँ एक्चुअली, तो वो एकदम अलग था। और वो मिला एक्चुअली मुझे था कि मैं जो भी काम कर रही हूँ, जैसे वो न्यूज़ चैनल्स में आ रहा है, वो पेपर्स में आ रहा है कंटिन्यू, एंड अब मुझे ना सर वो न्यूज़ में भी आना, पेपर में भी आना, मुझे भी नॉर्मल लगने लगा। लाइक वो डेली आता है ना, मतलब मुझे कुछ फील ही नहीं हो रहा, मेरा आया है मतलब लाइक मुझे ऐसा फील नहीं होता, तो वो सब जगह से लोगों तक पहुँच रहा था। एंड ये भारत भूषण मुझे मेरे सारे काम के लिए, मतलब मैं जो भी काम कर रही हूँ अभी तक, वो सबको दरमियान रखते हुए उन लोगों ने मुझे ये सम्मान दिया था। क्या बात है। और मेरे काम को सराहना मिली थी सर। क्या बात है, क्या बात है। इसके लिए तो एक्चुअली ये बनता है गाइस। थैंक यू। हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। क्या बात है मैम। आपका ये भारत भूषण आपको मिलना, तो उसके पहले, और चलो अभी की बात कर लेते हैं, आप ये काम कितने सालों से कर रहे हो मैम? सर मैं बेसिकली जब मैं 10th पास आउट हुई थी ना, तो दीदी टीचर थी जिनको मैं फॉलो करती थी ना, आर्टिस्ट जो मैं जिनको देख के फॉलो करना चालू किया, वो हिंदी टीचर है फिलहाल, तो वो टीचर थे और वो दीदी को NHP स्कूल में जॉब मिल गई। ओके। तो दीदी की जॉब काफ़ी अच्छी थी और दीदी को देख के फिर ऐसा था वाह इसकी जॉब कैसी है। मुझे जाना था एक्चुअली पुलिस में। आपकी दीदी के साथ कुछ है क्या, कुछ फाइट है या फिर कॉम्पिटिटिव? आप बहुत कॉम्पिटिटिव हो दीदी पहले से एक ये था कि घर में दीदी लोग आगे जा रहे, मैं पीछे रह गई, मतलब एक पहले से था। बचपन में जब हम चारों बहनें कोई भी फंक्शन के लिए मेहंदी भी लगाते थे ना,
तो दीदी लोग ना सबसे पहले मुझे लगाती थी Okay. और सबसे अच्छी मेरी होती थी, हाँ। बट स्टिल उनकी लगने के बाद मैं हमेशा उनकी धुलवा देती थी कि नहीं सबसे अच्छी मेरी ही दिखनी चाहिए। तो ये पहले से दीदी लोगों के साथ कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट था, मतलब पहले से ये दीदी लोगों के साथ, और आज भी दीदी लोग बोलती। और अब ऐसा हो गया है कि सब लगाते हैं बट मेरे पास टाइम नहीं होता बिकॉज मुझे ड्राइव करना होता है। तो अब वो चीज़ मतलब ऐसा हो गया कि अब मैं लगाती ही नहीं हूँ। पहले ऐसा था और अब चेंजेस आ गए। तो दीदी को देखने के बाद मुझे ऐसा था कि नहीं मुझे भी ना अच्छी जॉब चाहिए। तो फिर जॉब मिल गई, धीरे सब अच्छा चलने लगा। तो आपकी जॉब भी मतलब आर्ट एंड मतलब इसी से रिलेटेड आपकी शुरुआत रही? या मैंने एक्चुअली स्टार्ट किया सर प्री प्राइमरी में सिखाने से छोटे बच्चों को। काफ़ी अच्छा 3 साल का एक्सपीरियंस था छोटे बच्चों के साथ। फिर मुझे ऐसा लगा कि मेरे लिमिट्स इतने ही नहीं है, वो डेली सिर्फ चिड़िया बनाओ पतंग बनाओ। मुझे कुछ हटके करना था आर्ट में, बिकॉज मेरे पास नॉलेज बहुत था और मेरे थॉट में ना हमेशा आइडियाज चलते रहते हैं। मैं बैठी भी रहूँगी, मेरे पैर हिलते रहते हैं और मैं सोचती रहती हूँ नहीं मुझे ये करना है ये करना है, ये वो हमेशा चलता रहता है। और वो मोस्ट ऑफ सारे आर्टिस्ट ऐसे ही होते हैं। तो मुझे हमेशा लगता है कि नहीं मैं ये क्या कर रही हूँ, मैं छोटे बच्चों के साथ डेली सेम चीज़ बनाना सेम चीज़ करना। देन मैंने मेरी प्रिंसिपल मैम से बात किया कि मैम अभी मुझे थोड़े बड़े बच्चे चाहिए, मैं छोटे बच्चों के साथ वो जूनियर सीनियर में थक गई होगी, कुछ अलग चाहिए। तो उन्होंने मुझे 1 to 4 दे दिया। 1 to 4 में भी मैंने देखा सर ना लिमिट ही थी, और वो बच्चों को कितना भी देना सब आपके मतलब ये सब्जेक्ट वाइज जैसे पोर्शन अलॉट करते हैं तो करिकुलम रहता है, तो यहाँ पे भी रहता है मतलब आर्ट एंड क्राफ्ट में भी सर वही तो होता था ना, जितना उन्होंने दिया हम उतना ही सिखा सकते हैं। तो मेरी प्रिंसिपल काफ़ी अच्छी थी, तो मैंने उनको बोला कि मैम मुझे ये सेक्शन में भी प्राइमरी सेक्शन में भी मैं एडजस्ट नहीं हो पा रही हूँ, मुझे कुछ हटके करना है। ये क्या है, बस वही डेली पोर्शन में से सिखाओ सारे डिविजन्स में जाके और वही करो, फिर मैं बहुत बोर हो जाती हूँ, मुझे कुछ अलग करना है। तो मैंने मैम को बोला मैम मुझे एक बार ना 6 महीने के लिए सिर्फ सेकेंडरी देके देखो ना, शायद मैं बड़े बच्चों के साथ कुछ यूनिक कर सकूँ, अलग कर पाऊँ। एंड सर बड़े बच्चे लाइक हम सिर्फ उनको आइडिया देते क्या सर, हमें उनको कुछ बताना भी नहीं पड़ता है। सिर्फ आप उनको सजेशंस दे दो, उनके पास भी सर बहुत आइडियाज़ होते हैं। और जो क्लास का सबसे मस्तीखोर बच्चा होता है ना सर, वो डेफिनेटली आर्ट में बहुत अच्छा होता है। क्या बात है? वो डेफिनेटली आर्ट में अच्छा होता है। तो मैं ऐसे ही बच्चों को हर क्लास में से पकड़ती थी कि जो ज़्यादा मस्ती कर रहा है उसको हम पकड़ के उसको यहाँ पे उसका जितना भी एनर्जी है सब यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे। तो हम साइंस प्रोजेक्ट हो, वो कंप्यूटर प्रोजेक्ट हो, वो कुछ भी गैजेट बनाना हो, तो हम ऐसे बच्चों, और उनका दिमाग सर बहुत चलता है, हमसे ज़्यादा उनका दिमाग इस चीज़ में चलता है। तो मैं ऐसे बच्चों को पकड़ के लाती थी एंड हम लोग ये बनाएंगे और सबसे अच्छा होना चाहिए। मैं सब में डालती नहीं, उस टीम से अच्छा तुम्हारा होना चाहिए, इस टीम से, मतलब सब में डाल दिया मैंने थोड़ा थोड़ा कि आपको जीतना है। एंड 3-4 दिन बाद जब आप उनका प्रोजेक्ट देखोगे ना सर, सबका प्रोजेक्ट A ग्रेड का होता था। या तो प्रिंसिपल मैम को समझ में आ गया था कि ये इसी डिवीजन में सूट होगी और ये यहीं पे अच्छा कर पाएगी, तो उन्होंने मुझे सेकेंडरी सेक्शन परमानेंट दे दिया कि नहीं। देन उसके बाद एलिमेंट्री इंटरमीडिएट जो ग्रेड एग्जाम होती है गवर्नमेंट की, फिर मैम ने बोला अब आप ये हैंडल करो और हमारे बच्चों को अच्छे ग्रेड हमें चाहिए। मैं ठीक है, मैं ऑलरेडी जेजे में पेपर करेक्शन के लिए हूँ 6 साल से। मैं जेजे में ड्राइंग के ग्रेड के पेपर चेक करती हूँ। तो मेरे पास एक बेनिफिट था कि पेपर हम चेक करते हैं तो हमें पता है एज अ एग्जामिनर कि मुझे क्या चाहिए। तो मुझे मेरे बच्चों को सिखाने में सर प्रॉब्लम नहीं आती थी, वहाँ पे मेरे 300 बच्चे हों या वो 400 बच्चे हमारे सेकेंडरी सेक्शन के हों, टिल 7 to 10th के। उसके बाद उनको सिखाने में जो मज़ा आता था, क्योंकि एज ए एग्जामिनर मुझे पता है मेरे बच्चों को मुझे क्या सिखाना और A ग्रेड तक लेके जाना है। तो मोस्ट ऑफ जिस साल से मैंने संभालना चालू किया एलिमेंट्री इंटरमीडिएट, हमारे बच्चों को A B मोस्ट ऑफ कुछ ऐसे होते थे जो बोलते ना ओवर स्मार्टनेस के कारण वहाँ जाके कुछ मिस्टेक कर देते थे, तो उनको C ग्रेड आ जाता था। अदरवाइज सर हमारे स्कूल का ग्रेड काफ़ी अच्छा हो गया, तो मैम ने बोला नहीं अब आप एलिमेंट्री इंटरमीडिएट भी अब आप ही संभालोगे, सेकेंडरी सेक्शन का फिर पूरा जिम्मेदारी मिल गया। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि नहीं मुझे जो चाहिए था मुझे मिल गया, अभी मैं कुछ यूनिक कर पा रही हूँ, अलग अलग चीज़ें। तो हमने अपने बच्चों के जो भी असाइनमेंट्स होते थे या जो भी प्रोजेक्ट होते थे, हम लोग लायंस क्लब का कंपटीशन हो या बाहर कोई भी कॉम्पिटिशन हो, फिर हमने बच्चों को बाहर भेजना भी चालू किया। और बाहर भेजने के बाद भी हम मोस्ट ऑफ कभी फर्स्ट कभी सेकंड कभी थर्ड ऐसे हमेशा हमारा आता ही था। तो हमारे जो सर थे जो मैम थे उनको काफ़ी अच्छा लगा कि नहीं ये मैम के सेकेंडरी में जाने के बाद से बच्चे एक्टिव हो गए। राइट। या एंड मुझसे पहले भी वहाँ पे जो ड्राइंग टीचर्स थे लाइक वो एजेड थे थोड़ा, तो वो लोग सिर्फ जितना काम है उतना करके हमें चले जाना चाहिए। तो उनका ऐसे नहीं, और बच्चों को भी ना आजकल सर एक्टिव टीचर चाहिए।
आप उनके साथ हंसिए बोलिए, वो बहुत खुशी खुशी आप उनको जो बोलेंगे ना वो करेंगे। बट अभी के बच्चों को आप स्ट्रिक्टली बोलोगे ना नहीं ये करके चाहिए, हाँ, तो वो नहीं तो वो करेंगे, नहीं नहीं करेंगे। करेंगे। तो मुझे समझ में इन लोगों से प्यार से काम निकालना है और वो बराबर करके दे भी देते अच्छा, थे। मतलब आपको ये भी आगे मतलब ये मेरा भी ये समझ आ गया कैसे कोऑर्डिनेशन काम- बहुत अच्छा हाँ, बैठ काम- गया काम सर कि कैसे काम निकालना कैसे है। निकालना है इनसे, या क्योंकि ये पेशेंस का काम है या मैम। मतलब या। ऐसे नहीं कि कुछ रटा लिख दिया कॉपी किया, नहीं, ये क्रिएटिविटी ये का काम है, exactly, पेशेंस का काम है। या, राइट या। राइट मैम, उसके लिए टाइम लगेगा। सही। राइट। और मैम ये अभी ये आपने स्कूल के बारे में बताया, लेकिन आपका ये एक्सपीरियंस भी हमें बताया कि आप बाहर बच्चों को क्यों पढ़ाने लगे। मतलब जैसे कि आपने कहा कि आप आदिवासी गांव में जाते हो, या फिर उस दिन आपने कुछ हमें एक एक्सपीरियंस बताया था कि आप रास्ते से जा रहे थे तो आपको कुछ बच्चे दिखे जो पेड़ के नीचे कुछ टाइम पास कर रहे थे, आपने बोला आप वहाँ पे रुके और उनको कुछ बताया आपने। तो एक थोड़ा सा ऐसा एक्सपीरियंस हमें कुछ बताइए ना। सर आपकी ऐसे life में तो बहुत सारे एक्सपीरियंस है एक कि दो लाइक experience हमें बताइए। कैसा होता है ना सर, हम जब जा रहे होते हैं या आ रहे होते हैं, हम देखते हैं ना कि बहुत सारे बच्चे कुछ बलून बेच रहे होते हैं या कुछ क्या कर रहे होते हैं। तो मुझे बहुत समटाइम ना मैं खड़े होकर देखती हूँ पहले उनको कि एग्जैक्टली लोग कर क्या रहे हैं। देन अभी वो डिमार्ट हो मतलब गया, बैठ के रुक मैं के आप मैं उनको रुक के मैं अपनी observe गाड़ी करते पे हो, रुक के मैं okay। उनको देखती हूँ पहले लोग कर क्या रहे हैं। हैं। ओके। मेरा ये हमेशा चलता था, मैं ऐसे खड़े होकर पहले उनको देखती हूँ, फिर मैं उनसे जाके बात भी करती हूँ। और हम जब जाके बात करते हैं तो वो बहुत पोलाइटली हमको सब आंसर भी प्रॉपर देते हैं। फिर मैं उतना करके मैं वहाँ से निकल जाती हूँ। फिर मैं घर पे आने के बाद प्लान करती हूँ कि नहीं मुझे इस बच्चे के लिए या यहाँ पे जाके मुझे क्या करना तो चाहिए। उस बच्चे को पता भी नहीं हम उसको नहीं, उनके लिए प्लान कर रहे हैं नहीं। कुछ और ऐसे। ओके। तो मेरा वो भले मुझे वो 1 हफ्ता लगे या 2 हफ्ता लगे या महीना लगे, बट मेरा उस जगह के लिए कुछ ना कुछ प्लान मेरे मन में चलता रहता है। फिर चीज़ें मैं अरेंज करती हूँ या लोगों को अपने मेरा जो भी थॉट है वो समझाती हूँ। अगर किसी को पसंद आया तो डेफिनेटली फिर मैं उस जगह पे जाके मुझे जो भी लगता है उनके लिए सही कि मैं उनको ये चीज़ सिखा दूँ तो वो उसको आगे जाके काम आएगा, मैं वो चीज़ करती हूँ। ऐसे ही मतलब मेरा एक था अभी जैसे अभी मास्क बहुत ट्रेंड में चल रहा है। हाँ, कोविड है, मास्क कोविड है, चाहिए, मास्क right। सब लोग पहन रहे हैं। बट सर ऐसे बहुत लोग हैं जो डिज़ाइनर मास्क पहनना चाहते हैं। मतलब उसमें भी वैरायटी चाहिए, उसमें भी या वैरायटी फिर लोगों को ऐसे- चाहिए। तो हमने सोचा कि मैंने मतलब एक था कि तो एक एनजीओ है कोपर खेरने में, तो वो लोग औरतों को पहले ना सिलाई सिखाते हैं फ्री में। एक बार औरतों को फ्री में सिलाई आ गई ना, फिर उनके बनाए हुए बैग हो या वो मास्क हो या वो कुछ भी हो, तो उसको वो लोग धीरे धीरे प्रमोट करना चालू कर रहे हैं। अब आप कोई भी चीज़ को प्लेन हो ना सर, मैं भी जब स्कूल में थी ना तो मेरे टाइम पे बुक्स में ना कलर नहीं होते थे, वो नीला काला इधर Okay, ऐसे कुछ okay, वैसा हाँ, बुक। हाँ। तो मुझे भी वो बुक पढ़ने के लिए बहुत कंटाला आता था जब मैं स्कूल में थी। बट आज के बुक्स में देखती हूँ ना सर, वो 10वीं तक के बुक्स इतने अट्रैक्टिव दिखते हैं Attractive ना। बनाते हैं, तो right। मुझे एक चीज़ बहुत पहले से समझ में आ गई थी, विदाउट कलर ना सर ये वर्ल्ड भी इनकम्प्लीट है। राइट। देखो ना, कलर ही ना होना तो सर कुछ भी नहीं है, क्या बात है। कुछ भी नहीं है। तो मैं जब मुझे ऐसा लगता था कि नहीं इन बच्चों के लिए मैं जो भी कर सकती हूँ ना तो मैं वो करूँगी। तो ऐसे अलग अलग जगहों पे जाके मैं वो करती रहती। तो वो जो औरतें थी तो उनके लिए उस सर ने मुझे बोला कि मैम इनके बैग और मास्क ना हमेशा प्लेन होते हैं, मतलब कुछ भी मतलब सिर्फ वो प्लेन स्टिच किया उन्होंने, स्टिच किया उनको और तो बेच कुछ पता देते ही हैं। नहीं ना। फिर मैंने बोला नहीं सर इन औरतों को आप मेरे हाथ में दे दीजिए, मैं इन लोगों को बराबर सब सिखा दूँगी। तो उन्होंने बोला ठीक है। फिर मैंने उन औरतों को बेसिक जो भी होता है ना पैटर्न्स, वो मंडाला हो वो मधुबनी हो, तो वो मैंने उनको बेसिक पैटर्न्स बता दिया। फिर मैंने उन लोगों को 1 वीक के लिए ऐसे होमवर्क दिया कि आप लोग अब इसमें क्या क्रिएटिविटी कर सकते हो, मुझे आप लोग करके दिखाइए। एंड सर उन लोगों ने भी आई डोंट नो वो गूगल से सर्च किया कि खुद की मेहनत थी उनकी, आई डोंट नो, बट उन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे डिज़ाइंस मुझे अलग अलग दिखाए। तो उनके डिज़ाइन देखने के बाद फिर मैंने उनको बताया कि कपड़े पे हम इसको कैसे प्रिंट करेंगे और ये निकलना नहीं चाहिए। और आज सर वही मास्क ना जो मास्क 30 या 40 में बिकता था, अब उनके बनाए मास्क ना सर 400-500 में बिकते हैं। डिज़ाइनर मास्क, यस। तो मास्क का काफ़ी ये है कि सर लोगों को पसंद आ जाता है डिजाइनर मास्क, और लगता भी है मतलब इट इज अ डेली नीड। एंड जो भी आजकल के वुमेन्स है लाइक उनको तो अपने ड्रेस के मैचिंग चाहिए, ड्रेस में जो डिजाइन है वो मास्क में भी डिजाइन चाहिए, तो सर वो उनका काफी अच्छा चलने लगा। मतलब आप वो वहाँ पे डिजाइन स्टिच करना भी आपने सीखा या फिर पेंटिंग और ये ओनली पेंटिंग सर, स्टिचिंग तो मतलब एक बार उनको पेंटिंग आ गई ना, स्टिचिंग तो सर उनको पहले से आती है। पेंटिंग आ गई तो उन्होंने खुद ही चालू कर दिया, स्टिच कर सकते हैं, स्टिच भी उन्होंने करना चालू कर दिया। तो आज भी मैं जाती हूँ ना कभी विजिट के लिए तो उनके बनाए हुए मास्क सुपर्ब सर। अभी इसके बाद मेरी जो टीम है और एक बार ताली बजाएंगे मैम के लिए। अभी इसका रीजन मैं बताता हूँ। मैम का लिम्का बुक में एक रिकॉर्ड दर्ज है
तो इसके बारे में मैम हमें थोड़ा सा बताएंगे। ओके, जैसे मैंने आपको बताया, मैंने कॉफ़ी पेंटिंग बच्चों को सिखाया है। ये मैंने अभी तक नहीं सिखाया था। मैं भी थोड़ी अनकंफर्टेबल थी कि ये बच्चों को कैसा जाएगा कि अरे अरे मैम बोलती है कलर करो, सडनली फिर कॉफ़ी ला के चिपका दिया मैम ने। मैं थोड़ा डर रही थी, हिचकिचा रही थी। देन 8 अक्टूबर को मेरा बर्थडे था। मैंने डिसाइड किया अपने बर्थडे पे तो कुछ हटके बनता है। देन मतलब मैंने अपने फ्रेंड सर्कल में डिस्कस किया कि मुझे ना इस बार बच्चों को कॉफ़ी पेंटिंग लेना है, तो क्यों ना हम लोग कॉफ़ी पेंटिंग करते हैं। तो हमने बहुत सारे अलग अलग जो स्लम एरियाज़ थे वहाँ के लोगों को ये बताया कि हम सो एंड सो जगह पे कॉफ़ी पेंटिंग कर रहे हैं और आप लोग को सिर्फ आना है, सामान आपको सब वहाँ पे मिलेगा, सिर्फ आप लोगों को आना है। देन पहले तो लोगों ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया, बट जब एक बार स्टार्ट हो गया और हमने स्टेटस वगैरह अपलोड करना चालू किया तो काफ़ी लोग वहाँ पे 80 के अराउंड बच्चे वहाँ पे लोग आ गए और हमने फिर उन लोगों को मटेरियल प्रोवाइड किया। एंड वहाँ पे मैंने उन लोगों को एक शिक्षा के ऊपर थीम दिया था, स्टडी एजुकेशन फॉर ऑल। जैसे कोविड में सर बहुत बच्चों को स्टडी नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही है। मैं आज भी देखती हूँ ना सर, बहुत सारे बच्चे डीमार्ट के बाहर वो कचरे की थैलियाँ बेचते रहते हैं। एंड उनको पूछो, मैं खड़े होकर उनको मैं जाके बिंदास पूछती भी हूँ, बेटा कौन से स्कूल में हो, कौन से स्टैंडर्ड में। दे सेट नहीं, हम स्कूल ही नहीं जाते या तो मेरा एक था कि एजुकेशन फॉर ऑल। जैसे मैं देखती हूँ ना कि अगर आप कोई अमीर बच्चा सर पढ़ रहा है ना, तो अगर उनके माँ बाप भी ना किसी गरीब बच्चे एक बच्चे के लिए भी कुछ कर लेना सर, तो बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती हैं। या स्कूल भी अगर चाहे ना सर तो बहुत कुछ सॉर्ट आउट हो सकता है। तो मैंने ऐसे बच्चों को जमा करके और ये एक रिकॉर्ड बनाया था, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में अभी तक इतने बच्चों ने एक साथ कॉफ़ी पेंटिंग नहीं की है। तो ये लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ था 8 अक्टूबर को। कितने बच्चे थे? 80 बच्चे थे और ये लिम्का बुक में मैम का रिकॉर्ड है। या क्या बात है मैम, आपको फिर से एक बार सैल्यूट है। मैम मुझे आपको एक स्ट्रेट क्वेश्चन पूछना है कि आपको डर नहीं लगता? मतलब आप रास्ते पे रुकोगे और किसी से भी बात करोगे तो आपको डर नहीं लगता? समटाइम्स सर, बिकॉज कभी कभी ऐसा लगता है। लास्ट कोविड में हम लोगों को मेरा पहले से ऐसा है, मैं दिवाली हो या क्रिसमस हो मैं चीज़ें डोनेट करती हूँ। और मेरे जो पेरेंट्स जितने भी हैं, बच्चों के पेरेंट्स जिनकी कंडीशन अच्छी है, तो उन लोगों को भी ये सब चीज़ें काफ़ी पसंद है। बट हम जाके कहाँ दें हमें ये नहीं पता होता है। तो वो लोग सारी चीज़ें क्लास में लाके हम लोग, जैसे बुक्स हो गए, स्वेटर हो गए या कुछ भी हो गया, तो हम लोग पहले वो इकट्ठा करते हैं 2 वीक पहले से दिवाली के। या एंड फिर उसके बाद हम लोग अनाथ आश्रम्स में जाकर वो डोनेट करते हैं। ये हमारा पहले से ही रहता है। तो लास्ट कोविड में मुझे सारे अनाथ आश्रम बंद थे, आउटसाइडर्स को एंट्री नहीं थी। अभी हमको देना तो था, हमारे पास बिस्किट के बहुत सारे बॉक्स थे, बहुत सारी चीज़ें थी, तो क्या करें कैसे दें, और लेके जाने वाला कोई नहीं। तो थाने में 3 हाथ नाका के यहाँ पे ना बहुत सारे गरीब लोग रोड पे रहते हैं। एंड वहाँ पे एक ट्रैफिक स्कूल करके बनाया है। ट्रैफिक स्कूल? या आप जाओगे तो वहाँ पे 3 हाथ नाके पे ट्रैफिक स्कूल है प्रॉपर, और बच्चों के लिए वहाँ पे सुविधाएं अभी हो गई है, पहले इतनी नहीं थी। कोविड में जब मैंने वहाँ पे जाके भी विजिट किया तो वहाँ पे भी आउटसाइडर्स को ड्यू टू कोविड ये नहीं था, एंट्री नहीं था। मैं थोड़ा सा आपको इंटरप्ट करूं, ये ट्रैफिक स्कूल का थोड़ा सा कंसेप्ट आप हमें बताएं। ये जो बच्चे सर होते हैं ना, ट्रैफिक स्कूल एक चीज़ से ये ऐसा है, जो बच्चे रोड पे घूमते रहते हैं या बलून वगैरह सेल करते हैं ना, तो प्रॉपर गवर्नमेंट ने उनको ना अपने हाईवे के नीचे ही एक जगह दी हुई है प्रॉपर बना के। और वहाँ पे काफ़ी क्वालिफाइड टीचर्स हैं जो उन बच्चों को सिखाते हैं। क्या बात है। और आप सच में जाकर वहाँ पे विजिट कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। ऐसा लगेगा कि मैं पूरा दिन वहाँ पर रुक सकता हूँ। उनके एक एक प्रॉपर क्लासरूम बनाए गए हैं। क्या बात है। आप उन क्लासरूम में जाके विजिट कीजिए, बच्चों की क्रिएटिविटी आपको वहाँ देखने मिलेगी। मैं तो जब लास्ट इसमें गई थी तो बच्चों ने एक झोपड़ी बनाई थी सर। आप भी जाते हो वहाँ पे सिखाने? या मुझे जब भी टाइम मिलता है या मैं वहाँ से गुजर भी रही, तो खुशी मुझे इनके चेहरे पे से दिख रही थी, मैं जाती हूँ वहाँ पे और करती हूँ। क्या बात है सर, आप उनके साथ जाके बैठे और वो ना आपको इतना अच्छा फील कराएंगे ना वहाँ जाने के बाद, ऐसा लगेगा कि आप उनके साथ के नहीं हो या आप कोई अलग हो, वो आपको अपने में ही रम लेंगे। मतलब बहुत अच्छा लगता है। तो उन्होंने जो झोपड़ी बनाई थी प्रॉपर, उसको गोबर से ना सर बहुत अच्छा उन्होंने किया था। मुझे ना वो गांव वाली फीलिंग आ रही थी। क्या बात है। एंड मैंने तो वहाँ पे जाके 2-3 फोटो वगैरह भी खिंचाए बच्चों के साथ। वाह, इन्होंने कितना अच्छा मस्त गोबर का घर बनाया है, काफ़ी अच्छा बनाया था उन्होंने।
तो फिर उन लोगों को मुझे चीज़ें डोनेट करनी थी, तो मैंने कुछ चीज़ें उन लोगों को डोनेट कर दी जो वो लोग ले सकते थे, मतलब जो पैक थे। बट मेरे पास ऐसी कुछ चीज़ें थी जो वो लोग अंदर नहीं ले सकते थे ड्यू टू कोविड। मैं बोले अब ये सामान तो मैं लेकर आ गया, बट मैं दूँ कैसे? मतलब कुछ खाना वगैरह या खाना वगैरह नहीं, हाँ, नहीं हाँ, मतलब नहीं ले सकते वो लोग। हाँ, मैं बोला अब मैं क्या करूँ, ये तो मैंने बहुत अच्छे से सेफली लाया है सब, और मुझे देना भी था, तो अब मैं क्या करूँ इसका? तो वो रोड पे कुछ लोग वहीं पे सो रहे थे और वो बलून वगैरह सेल कर रहे थे, मतलब ऐसे थे। तो मैं जाके अपनी गाड़ी रोक के मैंने उनको बताया कि मुझे आप लोगों को कुछ चीज़ें देनी है। ऐसे सडनली ऐसे सब आके ऐसे चढ़ गए ना, मतलब कि उनको ऐसा लगता है कि अभी मिल रहा है, अभी मिल रहा है। तो मेरा थोड़ा सा वो मतलब ये था कि माय गॉड ये क्या, मतलब इतने सारे लोग आके चढ़ रहे थे। तो मैंने बोला आप लोग रुकिए, मैं अभी लेकर नहीं आई हूँ, मैं लेकर आती हूँ, पर आप लोग लेंगे क्या मतलब? तो उन्होंने बोला हाँ हाँ मैडम, खाने की चीज़ें हम लोग लेंगे। फिर मैं गई, मैंने ओला से जो लेकर गई थी, हम ओला से गाड़ी से निकाल कर लोगों को थे। तो वो एक थोड़ा सा स्कैरी था मेरे कि अरे हाँ, मतलब अचानक से इतने लोग जम के ऐसे, मतलब और कोविड का ये था तो ऐसे नहीं करना था, तो वो एक थोड़ा था। एंड अभी जस्ट रिसेंट मुझे क्रिसमस एक्टिविटी करनी थी, और ये मुझे करना था कल्याण में। एक स्कूल है, आदिवासी स्कूल है कल्याण, आदिवासी पाड़ा बोलते हैं उसको। वहाँ पे एक स्कूल है, वहाँ पे मुझे ये एक्टिविटी अपनी करनी थी क्रिसमस की। तो मैंने देखा सर कागज से लोग सेंटा क्लॉज बना रहे, इससे बना रहे, उससे बना रहे, मैंने देखा था। एंड मेरे घर में दीदी की बेटी आई हुई थी। अब मेरा कंपटीशन दीदी से हट के बच्चियों पे चला गया है। हाँ, तो दीदी की बेटी आई हुई थी एंड थोड़ा सा ना उसके पैर में मिट्टी लग गई और हाथ में मिट्टी लग गई थी, तो शी मिट्टी लग गई, उसका चल रहा था। तो मैंने बोला देखो गरीब बच्चे होते पूरा दिन बेचारे मिट्टी में घूमते, उनको कुछ ही नहीं लगता, और इन लोगों को देखो कैसे मिट्टी शी उनका चल रहा था। मैंने देखा और फिर मैंने अपने 2-3 दोस्तों से डिस्कस किया कि ना अपन ना अभी एक एक्टिविटी ऐसा लेंगे ना, बच्चों को और पेरेंट्स को ना मिट्टी से कुछ ना कुछ बनाने के लिए बोलेंगे। चलो हमने क्या बनाएंगे बच्चे, क्या बनाएंगे? तो हमने बोला नहीं अभी लेना है एक्टिविटी, तो हम लोग चलो सेंटा क्लॉज बनाते हैं मिट्टी का। क्या बात है, और क्रिसमस टाइम था। हाँ, और बच्चे बर्फ में तो जा नहीं पाते, तो चलो मिट्टी से ही खेल लेंगे बर्फ की बजाय। तो हमने बोला अभी कौन सी मिट्टी यूज़ करें? तो मुझे याद है मैंने गणपति शाडू मिट्टी से बनवाई थी। शाडू मिट्टी हम लोग अरेंज कर लेते और उसी से हम लोग ये करवा लेंगे। फिर आदिवासी पाड़ा में हमने बच्चों को बताया था आपको सिर्फ अपने घर से प्लेट लानी है और हम लोग आपको सब प्रोवाइड करेंगे। तो एक ऐरोली में इनर व्हील करके NGO है, तो वो औरतों के लिए काम करती है मोस्ट ऑफ, पर मैंने जब उनको बताया बच्चों के लिए तो उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया था। फिर उन्होंने क्या किया कि मुझे मिट्टी वगैरह सब प्रोवाइड कर दी है, और फिर मैं वहाँ पे गई, मैंने अपना एक्टिविटी जब स्टार्ट किया सेंटा क्लॉज बनाना बच्चों के लिए। सर वो इतने खुश हो गए, जबकि वो डेली मिट्टी में खेलते हैं आदिवासी बच्चे डेली, बट कुछ कोई अपने को सिखा रहा है बाहर से आके ना। एंड उनके लिए बहुत यूनिक था कि हम प्रॉपर फेस बना रहे हैं, एंड हमने उनको सेंटा क्लॉज की कैप प्रोवाइड की थी, प्रॉपर कैप लगा के उनके लिए बहुत ही अलग था। मतलब ये जो था ना माहौल बहुत ही अच्छा था उनके लिए। हमने उनको उनके साथ मतलब केक वगैरह के साथ मतलब काफ़ी अच्छा हमने वो सेलिब्रेट किया था। तो इस टाइम पे मुझे एक लग रहा था कि कहीं क्रिश्चियन लोगों को ना इस बात से प्रॉब्लम ना हो कि अरे हमारे सेंटा क्लॉज को ये लोग ऐसे बना रहे हैं, ये करे होता है ना लोगों का, तो वो एक डर था कि अरे कोई ऑब्जेक्शन ना लेके लोग क्या कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं। एंड उसके साथ साथ मेरा एक कंसेप्ट था सर, आदिवासी बच्चों को ना जो लड़कियां हैं सैनिटरी पैड, उन लोगों को इसके बारे में नॉलेज नहीं होता है। तो हमने बोला अब हमारा सेंटा ना बड़ा हो गया, तो सेंटा चॉकलेट और केक तक ही हमारा सीमित नहीं है, वो और भी आगे की जो चीज़ें हैं वो भी बताता है। तो हमने सेंटा क्लॉज के थ्रू ही सैनिटरी पैड वहाँ की लड़कियों को डिस्ट्रीब्यूट किया था। तो इस चीज़ के लिए भी हम लोग डर रहे थे कि अरे कहीं लोग इस चीज़ को ऑब्जेक्शन ना ले लें कि लोग क्या कर रहे हैं कि हमारे मतलब। बट सर ये होने के बाद इवेंट ना सर वो इतने न्यूज़ चैनल्स में आए ना कि मतलब जो डर था ना सर वो चला गया कि बट इट इज हाईली अप्रिशिएबल मैम, मतलब ये आइडिया बहुत ही नहीं। बट सर वो पहले हमको बहुत डर लग रहा था कि लोग इसको पॉजिटिव लेंगे या नहीं लेंगे, बट लोगों ने उसको लिया सर। और वो इतना अच्छा मतलब वहाँ की लड़कियाँ भी जब हमने उनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देने के बाद जब ये डिस्ट्रीब्यूट किया ना, क्योंकि उनके गाँव में से ऑटो की सुविधा नहीं है तो सैनिटरी पैड कहाँ से मिलेगा, तो उन लोगों को तो पता भी नहीं था। तो जब हमने उनको देना चालू किया देर मतलब इतने हैप्पी थे, वहाँ के टीचर्स भी इतने खुश थे। फिर हमने डिसाइड किया कि 3 जनवरी को अगेन बालिका दिवस था, तब भी हमने ये डिस्ट्रीब्यूट किया था। एंड पर्टिकुलर स्पैन के बाद आप फिर से ये सब या तो चीज़ों को सपोर्ट मिलता गया, और जैसे जैसे लोग जुड़ते जा रहे हैं ना सर मुझसे, मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जो जुड़ रहे हैं ना वो भी इन सब चीज़ों को सपोर्ट करते हैं। क्या बात है। तो ये काफ़ी अच्छा रहा है। तो डर लगता है सर कुछ करने के पहले, बट एक
उसको बहुत पॉजिटिव लोगों ने लिया है, तो अच्छा वो मिलता है सपोर्ट। क्या बात है मैम, आई कैन सी द ऑनेस्टी इन योर आईज। मतलब इन बच्चों के लिए आपको जो कुछ भी फील है ना, आई कैन फील इट। हाँ। अभी आप मुझसे बात कर रहे हैं ना, मैं ये फील कर सकता हूँ। और जब हमारे दर्शक देखेंगे तो वो भी ये चीज़ फील करेंगे। तो मुझे ये जस्ट एक आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आपका क्वेश्चन पूछना है कि ये बच्चे आपके लिए क्या मायने रखते हैं? कि जैसे कि आपने कहा आप कहीं पे भी रुकते हो, बात करते हो, मतलब कोई भी बच्चा हो जो अगर उसको सुविधाएं मिलती है नहीं मिलती है, गरीब बच्चा हो या फिर अमीर बच्चा हो, सारे बच्चों को आप सिखाते हो, ओके, और एक ही तरीके से सिखाते हो, कोई भेदभाव नहीं करते। तो ये बच्चे आपके लिए क्या मायने रखते हैं? एक्चुअली मैंने जैसे आपको बताया, मैंने प्री प्राइमरी से पढ़ाना चालू किया। प्री प्राइमरी बच्चों के साथ वैसे मेरा अटैचमेंट बहुत था, बहुत अटैचमेंट, मतलब इतना था ना, मतलब उन लोगों से कि मैं बहुत खुश होती थी उन लोगों को पढ़ा के। बट मेरे जो लिमिट्स थे ना, मुझे जैसे बड़े बच्चों, आज भी मतलब लाइक ऐसा होता है ना कि मैं अगर बड़े बच्चों को सिखाती हूँ और मैं सडनली सिर्फ छोटे बच्चों के क्लास से गुजरूँ और मैं से उनको ऐसे हाई भी करूँ और बच्चा पीछे 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 चला जाता। मेरे पहले वाले स्कूल में तो लाइक ना वो टीचर्स बोलते थे आप हमारे क्लास के सामने से जाया मत करो, आपका सेकेंडरी सेक्शन 3rd फ्लोर पे, आप ग्राउंड फ्लोर से बच्चे ऊपर लेके चले जाते हो पीछे पीछे। मैं बोले मैंने नहीं बोला, मैं तो सिर्फ हाई किया था, वो पीछे पीछे आ जाते हैं। तो मेरा वो पहले से एक अटैचमेंट है। इवन वो नेबर्स के भी बच्चे हो ना, मैं ड्राइंग करने पे बैठूँ ना सर, तो वो 3-4 घंटा वहीं मेरे घर में रहते हैं। मेरी मम्मी बोलती है तू घर में रहा मत कर, तू ना पूरा ऐसा मंडली जमा कर लेती है घर में, तो तू रहा ही मत कर। एंड मैं अभी ड्राइंग क्लासेस में भी अगर मैं कभी चली जाऊँ ना तो बच्चे मैम 2 बार लो ना क्लास आ जाओ। मैं बोला क्यों, शादी है इधर की 2 बार क्लास लेना है तुम लोगों का, क्यों लेना है? मतलब उनको ऐसा था कि टाइम स्पेंड करना होता है उनको, कि आपके साथ टाइम मिलेगा। तो मेरा ये बाहर के बच्चों के साथ भी ना सर, मैं अगर इवन मैं सिग्नल पर भी कभी रुकूँ तो कार में बच्चा दिखे, बाइक पर, मेरा उनके साथ चलता रहता है कुछ ना कुछ कि हाँ, तो वो एकदम ये हो जाते हैं। फिर वो काफ़ी दूर तक भी ना मुझे देखते रहते हैं कि वो क्या इशारे कर रहे, मेरा चलता रहता है। तो वो जो बाहर के भी बच्चे होते हैं ना, मैं उनके पास भी जाके रुकती हूँ, बात करती हूँ। या कोई बच्चा भी अगर मुझसे कुछ पैसे मांगने आता है ना, तो मैं कभी पैसे नहीं देती। मेरा पहले से कंसेप्ट है, मैं पैसे नहीं देती। आपको जो खाना है वो आप बोलो, मैं आपको खिलाऊंगी। और एरोली के डीमार्ट के बाहर एक बच्चा है जो थैली बेचता है, अपनी फैमिली के साथ वो थैली बेचता है वहाँ पे। बट वो बच्चे के साथ मेरा एक इतना अच्छा सा बॉन्ड बन गया है ना, मैं महीने में जाऊँ या वीक में जाऊँ कभी भी डीमार्ट, वो मुझे तुरंत पहचान लेता है, मेरे पास आता है, वो मुझसे मांग के कलिंगड़ खाएगा, देन वड़ा पाव खाएगा, वो मुझसे मांग के खाता है, पर वो मुझसे कभी पैसे नहीं मांगता। या एंड मेरे बैग में भी अगर बिस्किट है, वो कुछ भी हो ना खाने का, तो वो सामने से मैं उसको प्रोवाइड करती हूँ, वो अपने भाई बहनों के साथ या माँ के साथ शेयर करके खाता है। तो वो फैमिली के साथ तो सिर्फ ऐसे थे कि बहुत ही गहरा अटैचमेंट है। एंड मैं उसको हमेशा पूछती बेटा पढ़ेगा क्या, पढ़ेगा क्या? नहीं मैम नहीं। तो मैं चाहती हूँ कि मैं मतलब थोड़ा उसको मतलब डाइवर्ट करूँ कि वो पढ़ने के लिए कभी तो मुझे हाँ बोले। इसलिए मैं जब भी जाती हूँ ना खाने पीने के बाद उसको पूछती पढ़ेगा, वो नहीं बोलता हर बार। तो मैं बोलती नहीं, कभी तो ये हाँ बोलेगा। मैं होप लेके जाती हूँ उसके पास, ये कभी तो बोलेगा। इतना कौन सोचता है मैम दूसरों के बारे में, या फिर जो रास्ते पे हैं उन बच्चों के बारे में इतना कौन सोचता है? मतलब अभी मुझे भी थोड़ा ये ऐसा हुआ कि मुझे भी थोड़ा आत्म परीक्षण करना पड़ेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ समाज के लिए, या फिर किसी एक फैमिली के लिए, एक बच्चे के लिए जो शायद मेरा अपना नहीं है। मतलब जैसे अपना ही है, जैसे आप बोल रहे हैं कि मेरा, उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये मुझे भी थोड़ा आत्म परीक्षण करना पड़ेगा। और आप भी कीजिए। मुझे सर ऐसा लगता है ना कि मैं जब जाऊँगी ना यहाँ से कभी भी, मैं पैसे या फिर कुछ लेके नहीं जाने वाली हूँ। मुझे लगता है कि लोगों की ब्लेसिंग्स है ना सर, तो मैंने बहुत कुछ अर्न कर लिया। मेरी मम्मा बोलती है कि बिना पैसों के सर्वाइव नहीं हो सकता, बट मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि जब मैं कभी मेरा कोई काम फंसने भी वाला होता है ना, आइदर वो मुझे पहले समझ में आ जाता है या मैं उसमें नहीं फंसती हूँ। या तो मुझे ऐसा कि ये लोगों की ब्लेसिंग्स ही है मेरे पास कि मेरे साथ वो बुरा नहीं हो पाता है। तो मुझे वो अच्छा लगता है कि नहीं, ये इन लोगों की ब्लेसिंग्स ही है, और वो गणपति बप्पा है जो बचा लेते हैं। तो मैं वो पकड़ के चलती हूँ हमेशा। क्या बात है, क्या मैम। एक आखिरी सवाल आपके लिए कि आप आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर हो, हाँ। इसके अलावा आप और किस में रुचि रखते हो, या फिर आपको आर्ट एंड क्राफ्ट इटसेल्फ आप उसमें आनंद ले सकते हो, लेकिन आपको और क्या क्या करना पसंद है, और आगे के आपके कुछ प्लान्स हो तो वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कि मुझे ऐसा करना है या फिर यहाँ तक पहुँचना है, या फिर बच्चों के लिए कुछ प्लान्स हैं ऐसा? आपने पूछा मुझे और क्या करना पसंद है। मुझे रात में ना गाड़ी चलाना बहुत पसंद है।
रात में गाड़ी या चलाना? बहुत, बिकॉज रोड खाली होता है, अब कौन से भी स्पीड में आप चला सकते हो। मुझे बाइक राइड का बहुत शौक है, बहुत शौक है। बाइक राइडिंग का या, क्या बात है, या क्या बहुत बात शौक है। है। मुझे फायरिंग करने का बहुत शौक है, जैसे मैंने बोला कि मुझे पुलिस में जाना था। फायरिंग करने का? या मैं करती हूँ। क्या बात है। या आपके पास अभी कुछ पिस्तौल वगैरह तो नहीं अभी नहीं है। हाँ, ठीक है, तो फिर ठीक है। तो मुझे इन सब चीज़ों का है शौक। थोड़ी मैं एक्चुअली घर में लोग मुझे थोड़ा टॉमबॉय टाइप बोलते भी हैं कि मुझे ये सब चीज़ें बहुत पसंद है कि नहीं बाबा रात को घूमना है, हाँ, बाइक राइड करनी है, हाँ। फायरिंग करना है, थोड़े वो लड़कों वाले काम। नहीं लड़कों में फायरिंग तो मतलब ये कुछ नहीं, मेरी अलग मम्मा ही हो को ऐसा गया। लगता है कि ये नहीं तो- पापा ये क्या है, मतलब इसको बाइक चलाना है, ये करना है, वो करना है। जस्ट नो मैंने अभी उनको बोला कि मम्मी न्यू ईयर आ रहा है, मैं अपने लिए बुलेट बुक कर रही हूँ। हाँ। तो उन्होंने बोला कि नहीं पहले खुद का वजन देख ले फिर तू बुलेट बुक कर। मैं चला लूंगी, अब टेंशन मत लो, मैं चलाती हूँ, मुझे आता है, मैं चला लूंगी। आप चलाते हो, बुलेट चलाते हो? क्या तो उन्होंने बात है। बोला कि नहीं फिर आप ले लो, फिर अगर आपको आता है तो फिर आप ले लो, चलाओ। क्या बात है, या। क्या बात है। और है आपको शौक। रात को घूमना बहुत बहुत पसंद पसंद है, अच्छा, बहुत। अच्छा, क्या बात है। या और मैम आपके आगे के कुछ प्लान्स अब अगर आप हमें बताएं। सर मुझे एक्चुअली ये पुअर बच्चों के लिए ना, मुझे मेरा पहले से ये था, एक कंसेप्ट है मेरे मन में कि मुझे खुद का स्कूल चालू करना है। और मैं अभी से फ़िलहाल लग चुकी हूँ उसकी प्लानिंग में कि मुझे कैसे वो चालू करना है, कैसे सेटअप करना है, और कैसे कैसे लोग जिनको इंटरेस्ट है, मतलब लाइक उनके पास सपोर्ट नहीं बट इंटरेस्ट है। एंड मैं फैक्ट बता दूँ, आज भी लोगों को ड्राइंग को वैल्यू उतनी नहीं है हमारे यहाँ पे। ड्राइंग हो वो स्पोर्ट्स हो, स्पोर्ट्स को भी बहुत लोग ऐसे लाइक खेलना इन द सेंस नहीं आपसे पढ़ लो एक extra activity है करके हाँ इस एक्स्ट्रा तरह से, एक्टिविटी हाँ। वो लोग उसको वैल्यू नहीं देते। बट मैं सच में चाहती हूँ कि लोग आर्ट को वैल्यू दें। जो बच्चा पढ़ता नहीं है डजेंट मीन कि वो लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। ये मेरा ऐसा मानना, ऐसा नहीं है, बट बच्चे कर सकते हैं। मैं जैसे आपको बोला बैक बेंचर्स जो होते हैं वो ड्राइंग में बहुत अच्छे होते हैं, इधर वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं वो बच्चे। जो स्टडी में होते हैं वो भी होते हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं होते, वो भी होते हैं। बट ये बच्चे बहुत हर एक का अलग अलग होता है। जैसे बोलते हैं 5 उंगली सेम नहीं है हमारी ना, वैसे वो बच्चे भी सेम नहीं होते, Right. सबका अलग अलग एक ये होता है। तो मुझे ऐसे बच्चों को एक स्कूल चालू करना है और मैं उसके प्लानिंग में हूँ फ़िलहाल। शायद वो 2-3 सालों में मेरा हो भी जाए, तो वो करना है मुझे बस। क्या बात है हाँ। मैम। हम सब की तरफ से आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। हाँ आपके जो भी प्लान्स हैं आप अचीव करें, और हम आपको वापस इंटरव्यू के लिए बुलाएं और आपसे इसी तरह से वापस बातचीत करें। और मैम मैं अगेन आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप यहाँ पे हमारे गप्पा गोष्ठी एंड मोटिवेशन इस कार्यक्रम में आए और हमें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी और इतना सब कुछ बताया, और आपके सोशल वर्क के बारे में बताया आपने, ये आर्ट एंड क्राफ्ट और ड्राइंग के बारे में आपने बताया ये क्यों इम्पोर्टेंट है और कौन से बच्चे इसमें जा सकते हैं। जैसे कि आपने आदिवासी गांव के बारे में बताया कि वहाँ पे जाके आप इवेंट्स करते हो, तो हम भी आपको ये आह्वान करते हैं इस तरह से आप किसी एक बच्चे के लिए कुछ सपोर्ट कर पाए तो डेफिनेटली आप मैम से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर ये स्केचिंग, ड्राइंग, आर्ट, क्राफ्ट और इन सब चीज़ों में आपको इंटरेस्ट है, आप डेफिनेटली आप मैम को कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में सारे कुछ कॉन्टैक्ट्स या फिर डिटेल्स आपको दे दूँगा। और मैम बहुत बहुत फिर से बहुत बहुत मुझे भी आपको थैंक यू बोला, आपने इतनी देर बैठ के मेरी बात को सुना। नहीं मैम सी बिकॉज ऐसा होता है ना, लोग नहीं सुनना चाहते इतना आपने क्या किया क्या नहीं किया, वो किसी को इतना इंटरेस्ट नहीं है कि सुनने में कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। उन लोगों के पास टाइम भी नहीं है, बट आपने वो टाइम दे के मुझे सुना, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा कि पहली बार किसी ने मुझे सुना। क्या बात है मैम, एंड थैंक यू वेरी मच। वेलकम।